मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन ट्यूशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इरूटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाया गया था बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जुनून बैच के नाम से। दोस्तों, उस बैच का टेस्ट नंबर सेक्शनल टेस्ट नंबर 10 लाया हूं मैं। इस टेस्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न को मैं लाया हूँ एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, इकोलॉजी बुक से है दोस्तों, और इसमें 120 प्रश्न है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोलॉजी और एनवायरमेंट से है, और 30 प्रश्न करंट अफेयर से है। और इसका मैं पार्ट 1 आज मैं करवा चुका हूँ, कल करवा चुका था दोस्तों। पार्ट 1 में एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आज इसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो नंबर पार्ट 2 रहेगा, और कुल मिलाकर वीडियो नंबर ये कितना होगा, 20वां वीडियो होगा दोस्तों। कुल मिलाकर 20वां वीडियो होगा। 1 से लेके 19 तक का पूरा वीडियो अपलोड है। 1 से लेके 19 तक या 1 से लेके 9 तक टेस्ट का सारी 1 से लेके 9 तक का पूरी वीडियो अपलोड है दोस्तों। यदि आप लोग उसे नहीं देखें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिलेगी और उसे देखें दोस्तों, और उसका लाभ उठाएं। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आज क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहारा रेगिस्तान 11 देशों में से घिरा हुआ है। क्या कथन सत्य है? सहारा रेगिस्तान है जो 11 देशों से घिरा हुआ है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल भारत से अधिक है, तो ये कथन गलत है दोस्तों। सेकंड नंबर कथन गलत है, फर्स्ट नंबर कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश कौन कौन सा है? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनेशिया एवं पश्चिमी सहारा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल 8.4 लाख यानी 8,54,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और जबकि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है उससे सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल कम है, ना कि ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हमारा सही आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है लद्दाख के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो यह एक बेहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, और इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां तथा दक्षिण में लद्दाख श्रेणियां स्थित है। उत्तर में काराकोरम श्रेणियां और पश्चिम में लद्दाख श्रेणियां, ये गलत है। देखिए, उत्तर में काराकोरम नहीं है, इसके उत्तर में लद्दाख श्रेणी है, जबकि पश्चिम में इसके काराकोरम है। ये गलत है, तो क्या आंसर होगा? इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में क्या है? जास्कर श्रेणियां इसके दक्षिण में। ठीक है, इसके उत्तर में काराकोरम श्रेणी है, लेकिन दक्षिण में लद्दाख श्रेणी नहीं है। दक्षिण में क्या है? जास्कर श्रेणी है। तो लद्दाख के लिए एक कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और क्या है? लद्दाख से बहने वाली नदियां घरी घाटियां तथा महाखड्ड यानी क्वार्ट्ज का निर्माण करती है। सही है, यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। मनाली लेह राजमार्ग निम्न में से किन दर्रों से होकर गुजरती है? तो यह गुजरता है, मनाली लेह राजमार्ग है जो किन 2 दर्रों से होकर गुजरती है, ये प्रश्न पूछा गया है। यदि हम देखें, मनाली लेह राजमार्ग है जो आपको रोहतांगला, बड़ालाचला, लूनगला लाचला एवं टंगलंगला, इन सभी मार्गों से होकर गुजरती है मनाली लेह राजमार्ग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 78 से 79 की ओर निम्नलिखित युग्मों का गलत युग्म का चयन करें। ठीक है, इसमें दिया गया है कि मल्च बनाना, निम्नलिखित युग्म से गलत युग्म का चयन करें। ठीक है, मल्च बनाना क्या है? पौधों के बीच अनावरित भूमि प्रवाल से ढककर मृदा की आर्द्रता बचाने तथा मृदा संरक्षण की विधि को क्या कहते हैं? मल्च बनाना। तो यह कथन है, ये कथन सही है। वेदिका फॉर्म चौड़े समतल सोपान मैदान क्षेत्र में बनाए जाते हैं ताकि मृदा संरक्षण हो सके, ये गलत है, ये गलत है। तो हमारा आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। बाकी समोच्च रेखीय जुताई, पहाड़ी ढाल पर नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करना और अच्छा मेखलाएं
रक्षक मेखलाएं क्या है? तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में मृदा आवरण को बचाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है? कहा गया है 18 नंबर प्रश्न को चलते हैं हम लोग। 18 में निम्न में से क्या अच्छत वनस्पति का हिस्सा है? अच्छत वनस्पति का हिस्सा कौन सा होता है या किसे कहते हैं अच्छत वनस्पति? प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे अच्छत वनस्पति कहते हैं या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, तो अच्छत वनस्पति क्या समझ में आ गया? वह ऐसा भाग जो वहां पर बेगर मनुष्य की सहायता से वो वनस्पति उगती हो और उस पर मनुष्यों का कोई प्रभाव न पड़ता हो, तो ऐसे वनस्पति को अच्छत वनस्पति कहते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है इन 4 प्रश्नों में से कौन अच्छत वनस्पति है? तो पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, कृषिकृत फसलें या फल और बगान। तो देखिए, एक तो पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, ये क्या अच्छत वनस्पति में से आते हैं? ऑप्शन नंबर 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 81 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है कि विचार करें, ये वन असम के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। एक वन के बारे में, वो कौन सा वन के बारे में बताया जा रहा है? ठीक है, यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु होते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। ठीक, और इस वन के वृक्षों में एक निश्चित परंतु सूक्ष्म समय के लिए पतझड़ होता है। तो देखिए, वो 1 से लेकर 3 तक के सभी का सभी कथन सही है। 81 में कह रहा है, 81 का देखिए प्रश्न क्या है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सॉरी प्रश्न हम लोग देखे नहीं थे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए कुछ विशेषता दी हुई है, इसमें से कौन सा विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए सही है? तो ये वन असम के ऊपरी भाग में पाया जाता है, बिल्कुल सही। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो थोड़े समय के लिए शुष्क होती है, भी सही। ठीक है, और यह क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहता है, ये भी सही है दोस्तों। तो 4 में इस वन के वृक्षों में एक निश्चित परंतु सूक्ष्म समय के लिए पतझड़ होती है, तो ये गलत है। तो हमसे पूछा सत्य कथन पर विचार कीजिए, तो 1 2 3 क्या है? सत्य है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। 82 नंबर प्रश्न की ओर। 82 में दिया गया है, 82 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कुछ कथन दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है कथन क्या कि 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। क्या लेती है? अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। ठीक है, तो क्या यह कथन सत्य है? 1000 से 2000 मीटर के बीच में अल्पाइन वनस्पति का स्थान है? तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, और फिर दूसरा कथन है कि हिम रेखा के पास वृक्षों का आकार छोटा हो जाता है, तो ये कथन सत्य है दोस्तों। तो केवल और केवल कथन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, न कि शीतोष्ण कटिबंधीय वन। कौन पाया जाता है? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट में है 83 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफलों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आरोही क्रम में यदि हम व्यवस्थित करें तो कौन सा द्वीप है? तो इसमें है कुछ द्वीप दिए हुए हैं, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यदि हम सजाएं तो हो जाएगा कौन? ग्रीनलैंड। तो आंसर क्या होगा? ग्रीनलैंड। इसमें आरोही क्रम के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है? ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर और बैफिन। यदि इसे समझाएं तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है? न्यू गिनी, 4 हो जाएगा न्यू गिनी। ठीक है, आरोही क्रम में करना है, आरोही नहीं आरोही, छोटा से बड़ा की ओर। ठीक है, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? न्यू गिनी। ठीक, फिर कौन होगा? ग्रीनलैंड, जो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा तो ग्रीनलैंड होता है, लेकिन इसमें ग्रीनलैंड नहीं है। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा कि आंसर हो जाएगा इसका क्या? सबसे इसमें से सबसे छोटा, अब आरोही क्रम में मतलब छोटा से बड़ा की ओर। ठीक, तो हम पहले स्थान पर लेंगे बैफिन को, फिर लेंगे मेडागास्कर को, फिर लेंगे बोर्नियो सागर को, फिर लेंगे न्यू गिनी को, और पहले स्थान पर आता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड नहीं है, मैचिंग करने के लिए कहा है। तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आकार के अनुसार कितना क्षेत्रफल है उसके अनुसार सजाने के लिए कहा गया है, छोटा से बड़ा की ओर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 84 नंबर प्रश्न की ओर।
ओरंटो जल संधि और टॉरस जल संधि, जल संधि के बारे में दिया क्या है दोस्तों, कौन सा जो है जल संधि मैच यानी मैचिंग करना है। उसके बाद इसमें यदि हम देखें ओरंटो जल संधि है जो आपको कहाँ पाया जाता है, मैचिंग में थोड़ा सा और इधर में कुछ प्रश्न दिया गया है। और बास्पोरस जल संधि और डोवर जल संधि, देखिए यदि हम यहाँ से चले, बास्पोरस जल संधि है जो कहाँ पाया जाता है, तो बास्पोरस जल संधि आपको काला सागर के एवं मरमरा सागर में पाया जाता है। बास्पोरस बास्पोरस काला सागर एवं मरमरा सागर में पाया जाता है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर में पाया जाता है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर में, ठीक है। ओरंटो जल संधि जो है एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर में पाया जाता है। ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक एवं आयोनियन, ठीक है। और ओरंटो के बाद आपको टॉरस जल संधि है जो अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी में पाया जाता है। अराफुरा एवं पापुआ की खाड़ी में। तो मेरा मैच क्या होगा, तो देखिए एक का दो होगा, दो का एक का दो, एक का चार होगा, एक का चार और बी का तीन, सी का क्या है, सी का दो और डी का एक। तो हमारा आंसर होगा 3-2-1, 3-2-1। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 85 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्म पर विचार करने और गलत युग्म को चुनना है। 17वीं समांतर रेखा वियतनाम तथा चीन के बीच है। 17वीं समांतर रेखा वियतनाम एवं चीन के बीच नहीं है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन ही हमारा गलत है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है, ना कि चीन के बीच में, तो पहला ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 141 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा अलास्का और तथा कनाडा के बीच है। मैनरहीम रेखा सोवियत रूस एवं फिनलैंड के बीच है। मैनरहीम और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। वही ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 85 से 86 नंबर प्रश्न में 86 में है। 86 में दिया गया है क्या, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके तथा गलत युग्म का चयन करें, ठीक है। पूछताछ, पूछताछ क्या है, ये सब घास का मैदान के बारे में दिया गया है दोस्तों। तो इसमें सब कह रहा है कौन सा घास का मैदान, जो नीचे सामने दिए हुए हैं उसमें से सही है। तो पूछताछ है, पूछताछ हंगरी में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। कैंटरबरी, कैंटरबरी कहाँ का घास का मैदान है, तो न्यूजीलैंड का घास का मैदान है कैंटरबरी। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गलत कथन कुछ ने पूछा था। तो कैंटरबरी आपको न्यूजीलैंड का है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है और कंपोज कहाँ का है, ब्राजील का है। कंपोज ब्राजील का है। देखिए कुछ घास के मैदान के बारे में मैं बताता हूँ दोस्तों, जैसे कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान के बारे में बताते हैं कहाँ कहाँ है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान जैसे स्टेपीज मध्य एशिया एवं पूर्वी एशिया में, यूरोप में पाया जाता है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। पुस्ताज हंगरी में। पंपाज ब्राजील अर्जेंटीना और उरुग्वे में पंपाज पाया जाता है। ब्राजील अर्जेंटीना और उरुग्वे में क्या पाया जाता है, पंपाज। और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पेरियार है जो आपको उत्तरी अमेरिका में, और यदि और डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया में। ये सब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, यदि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को देखें, लानोज वेनेजुएला, कंपोज ब्राजील, सवाना अफ्रीका, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कैंटरबरी कहाँ है, न्यूजीलैंड में, ना कि उरुग्वे में। उरुग्वे में क्या है, पंपाज। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं दोस्तों 87 नंबर प्रश्न की ओर। 87 में है काराकुम मरुस्थल किस देश में अवस्थित है, तो काराकुम मरुस्थल है जो तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तुर्कमेनिस्तान में काराकुम मरुस्थल स्थित है, ठीक है दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 88 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 88 में दिया गया है काराकुम तुर्क में निम्नलिखित कथनों पर विचार, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है। तो देखिए इसमें से कैलिफोर्निया क्या है, कैलिफोर्निया की धारा ठंडी जलधारा है। सोमाली धारा ठंडी जलधारा है। और केनारी धारा ठंडी जलधारा, अलास्का की धारा जो गर्म जलधारा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 2 4। ऑप्शन नंबर 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कैलिफोर्निया की धारा, सोमाली धारा और केनारी धारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है फॉन नाम स्थानीय पवन किस स्थान से संबंधित है। फॉन नाम है जो स्थानीय पवन किससे संबंधित है, तो फॉन नाम स्थानीय पवन है जो अल्पस पर्वत और स्विट्जरलैंड से संबंधित है। किससे, अल्पस पर्वत और स्विट्जरलैंड से संबंधित है फॉन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 90 नंबर प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण हेतु
वर्ष 1994 में विश्व कॉन्फ्रेंस किस शहर में आयोजित किया गया? जो आपदा न्यूनीकरण करने के लिए जो विश्व कॉन्फ्रेंस पहली बार आयोजित किया गया था वो शहर था याकोहामा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, याकोहामा। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश तथा अन्य देशों की एक बैठक प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1994 को याकोहामा नगर में किया गया था दोस्तों। कहाँ? याकोहामा में 1994 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 91 में कहा गया उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए निम्न में से किन प्रारंभिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए कौन सा कथन आवश्यक है? तो देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए है आपको लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, ठीक है, और क्षोभ मंडल में अवस्थित स्थिरता तथा निम्न वायुदाब क्षेत्र होना जरूरी है। तो 1 और 3 मेरा सही आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा? 1 और 3 होगा। क्वेश्चन आंसर क्या होगा? 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 92 नंबर प्रश्न का क्षिप्रिका का अर्थ क्या है? क्षिप्रिका का अर्थ क्या पूछा गया है हमको 92 में। क्षिप्रिका का अर्थ क्या होता है? तो क्षिप्रिका का अर्थ होता है दोस्तों किसी नदी का वह भाग जहाँ जल बहुत तीव्र गति से बहती हो। जहाँ पर जल क्या होता है? बहुत तीव्र गति से बहती हो, क्षिप्रिका कहते हैं। नदी का वह भाग जहाँ जल बहुत तीव्र गति से बहती हो उसे क्षिप्रिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 93 नंबर में। इसमें IUCN पौधों तथा जीवों दोनों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। IUCN का पूर्ण विस्तार इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर है। IUCN का फुल फॉर्म। तो हमसे पूछा है सत्य कथन का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है कि कथन नंबर ए हमारा सही आंसर है कि IUCN पौधों तथा जीवों दोनों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो इस प्रकार केवल कथन एक सत्य है, 2 गलत है। IUCN का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिजोरेंस। कौन है? नेचुरल रिजोरेंस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है 94 नंबर प्रश्न दिया गया है। मेरे कथनों पर विचार करें। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में पारित किया गया। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। महाविधिवक्ता केंद्र में कुल 12 देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है, ये भी कथन सत्य है। IUCN द्वारा जैविक विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र वाला वहां उपस्थित जीवों के आधार पर परिभाषित किया जाता है, तो ये कथन गलत है दोस्तों। फिर ठीक है, 4 नंबर प्रश्न के जाते हैं। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं, तो यह कथन सत्य है। तो हमसे पूछा कौन सा उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है? तो उपरोक्त में से 3 कथन सत्य है, केवल 3 कथन सत्य है और 3 नंबर का कथन जो गलत है, बाकी तो ऊपर का 3 कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों उत्प्रवासन का अर्थ क्या होता है? उत्प्रवासन का अर्थ क्या होता है, यह प्रश्न पूछा गया। देखिए, उत्प्रवासन का अर्थ होता है उत्प्रवासन का अर्थ क्या होता है, यह प्रश्न पूछा है। यदि इसे हम देखें तो उत्प्रवासन का अर्थ होता है समष्टि के व्यष्टि की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, उसे उत्प्रवासन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में हम देखें नेक्स्ट क्या है, आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। कौन सी प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस का विघटन होता है जिसके अकार्बनिक पोषक तत्व निकलते हैं? तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक तत्व निकलते हैं? तो वो कौन सा होगा? एक घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा दलदली पारिस्थितिकी तंत्र। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? 96 का खनिजनीकरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, खनिजनीकरण होगा। खनिजनीकरण अकार्बनिक पोषक तत्व निकालते हैं, तो खनिजनीकरण ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर 97 नंबर निम्नलिखित में से किन पारिस्थितिकी तंत्र में जैव मात्रा के पिरामिड आधार पर उत्पाद की संख्या से ऊपर की ओर होते हैं? आधार पर उत्पाद की संख्या से ऊपर की होते हैं। तो इसमें दिया गया घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र, दलदली पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। यदि इसमें देखें तो एक हो गया घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा दलदली पारिस्थितिकी तंत्र। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 2। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा कथन सही आंसर है
केवल एक दो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। धया, पेंदा, बेबर, नेबर और पोंडो किसके प्रकार है? धया, पेंदा, बेबर, नेबर और पोंडो पोंडो किसके प्रकार है? ये सभी के सभी झूम खेती का किसका है? झूम खेती का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, झूम खेती का प्रकार है। ठीक है, ये सभी झूम खेती का प्रकार है। देखिए इसमें से दक्षिण पूर्व एशिया में लांदिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमैन या तावी, श्रीलंका में चीना, हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवर, झूम, पोंड, खंदाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम दिए गए हैं। झूम खेती के बारे में क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 98 से 99 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, मेरे कथनों पर विचार करें। तो कथन है कि गुज्जर चरवाहे समुदाय से संबंधित है। तो गुज्जर चरवाहे समुदाय से संबंधित है, चरवाहे समुदाय से संबंधित है गुज्जर, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। और बुग्याल जानवर के झुंड को कहते हैं नहीं, बुग्याल एक प्रकार का घास है, घास का मैदान है दोस्तों, जानवरों का झुंड नहीं है, बुग्याल एक प्रकार का घास पाया जाता है। तो कथन दो गलत है, कथन एक सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल ए सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं 100 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया भारत के वन सेवा की स्थिति, वन सेवा की स्थापना किस वर्ष हुई है, की गई है? तो भारत के वन सेवा की स्थापना ध्यान देखें किस वर्ष है? भारत के वन सेवा की स्थापना आपको वर्ष 1864 में किया गया है। भारत के वन सेवा की स्थापना ब्रिटिश ने 1864 में भारत के वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1864 में वन सेवा अधिनियम लाया गया था, वन सेवा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है 101 की ओर, रेडियोधर्मी डेटिंग तकनीक के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु क्या है? रेडियोधर्मी तकनीक के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु जो है 4 अरब 4.54 अरब वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 102 के चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया निम्नलिखित महासागरों का आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम में कह रहे हैं छोटा से बड़ा की ओर हमको सजाना है। ठीक है, सबसे छोटा कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो महासागरों की संख्या कितनी है? 5 महासागर है और 7 महादेश हैं। तो 5 महासागर कौन कौन है? तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये पांचों को सजाना है अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में, अवरोही नहीं आरोही, यानी छोटा सा वर्ग की ओर। देखिए सबसे पहले कौन होगा? आर्कटिक महासागर 5 होगा, उसके बाद आपको हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर और उसके बाद प्रशांत महासागर। तो 5 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में 103 में महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देख लेते हैं, हमको कुछ कथन दिया गया है महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। तो क्या ये कथन सत्य है? तो ये बिल्कुल कथन सत्य है दोस्तों, एशिया का बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप सबसे छोटा महाद्वीप है, ये गलत है, यूरोप सबसे छोटा महाद्वीप नहीं है। तो ऑप्शन केवल एक सही होगा, कथन एक सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए 5 महासागर और 7 महादेश है, 7 महादेश है, 5 महासागर आपको मैंने बता दिया। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। देखिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, ये 5 महासागर, 7 महादेश हैं। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन उसी में आता है, और अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इन कथनों पर विचार करना है हमको। ठीक है, इसमें अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु अंगुलहास है, अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु अंगुलहास है, ये कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और तंगानिका झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, गलत है। तंगानिका नहीं, विक्टोरिया झील है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तंगानिका झील है अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील। तंगानिका क्या है? अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तंगानिका अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और एटलस पर्वत यूरोप में अवस्थित है, ये भी कथन गलत है। तो हमसे बचा कितने कथन सत्य है? तो केवल एक कथन सत्य है और एक में ए वाला कथन सत्य है, बाकी दोनों गलत, दोनों कथन गलत है। और जो यदि एटलस पर्वत अफ्रीका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, अफ्रीका में एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में, यूरोप में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 105 में शहर देश है। ठीक है, इसको यदि हम देखें, गोल्ड कोस्ट कहाँ की है? गोल्ड कोस्ट है जो आपको गोल्ड कोस्ट
घाना, गोल्ड कोस्ट घाना, ठीक है, पुराना नाम है उसका उत्तरी रोडेशिया। तो उत्तरी रोडेशिया किसे कहते हैं? तो उत्तरी रोडेशिया हम लोग जिम्बाब्वे को कहा जाता है, जिम्बाब्वे को उत्तरी रोडेशिया कहते हैं दोस्तों, जिम्बाब्वे को कहा जाता है उत्तरी रोडेशिया, ठीक है। न्यासलैंड और जायरे, तो न्यासलैंड हम लोग किसे कहेंगे? मलावी को, और जायरे कांगो को कहते हैं, जायरे, ठीक है। तो इस प्रकार मैचिंग करें तो कौन सा हो जाएगा? 4231, 4231 ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन यदि हम देखें तो 4231 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की ओर। कुछ और देशों का नाम भी बदला गया है दोस्तों, जैसे एलिजाबेथियम लंबासिसी को गोल्ड कोस्ट घाना, कंटगा साबा, लियोपोल्डिव किंग पाशा, उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया, न्यासलैंड मालवी, स्टैनलिनीवेले किसका है? तो किसान गनी, और दक्षिण रोडेशिया जिम्बाब्वे, और दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी नामीबिया, और जायरे कांगो लोकतंत्र गणराज्य। तो इस प्रकार कुछ अन्य देशों का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 106 के। इसमें दिया गया कुछ कथन है, उसको कौन कथन सकते हैं? अंटार्कटिका के संबंध में निम्नलिखित कथन कर सकते हैं। कहा गया है वहाँ कोई जलवायु नहीं है। तो बिल्कुल सही, अंटार्कटिका में कोई जलवायु नहीं है, ये कथन गलत है। जलवायु है, नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा? ठीक है, ये गलत है। वहाँ कोई तटीय मैदान नहीं है, ये सही है, कोई तटीय मैदान नहीं है अंटार्कटिका में। और अंटार्कटिका के 98% भूभाग पर बर्फ और हिम का आवरण है, ये भी कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो 2 और 3 कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 107 की ओर। 107 में कहा गया है, 107 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान अफ्रीका में है? अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है, ये प्रश्न है। तो अफ्रीका में देखेंगे तो अफ्रीका में जो रेगिस्तान है उसका नाम हो जाएगा आपको सहारा रेगिस्तान, नामीबिया रेगिस्तान और कलाहारी रेगिस्तान। ये सब अफ्रीका में स्थित है। सहारा, नामीबिया और कलाहारी ये अफ्रीका में स्थित है। जबकि अटाकामा रेगिस्तान है दक्षिण अमेरिका में। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पाया था? दक्षिण अमेरिका में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4-3-1 कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4-3-1 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 4-3-1 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा दोस्तों। 4-3-1। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से, देखिए एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि है बेरिंग जल संधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बेरिंग जल संधि है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कुछ मैं प्रश्न ये कुछ जल संधि मैं बताता हूँ। जैसे इसमें जिब्राल्टर जल संधि दिया हुआ है। जिब्राल्टर जल संधि है जो आपको एशिया को उत्तरी अमेरिका से, सॉरी, जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है जिब्राल्टर। मलक्का जल संधि है जो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। मलक्का अंडमान को दक्षिण चीन सागर से, ठीक है। और ताइवान जल संधि है जो दक्षिणी चीन सागर को और पूर्वी तट को जोड़ती है, पूर्वी तट को जोड़ता है। तो इस प्रकार बेरिंग जल संधि है, जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 109 की ओर चलते हैं। 109 में है निम्नलिखित कथनों में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन है? तो एक है यूराल पर्वत और दूसरा है काकेशस पर्वत। तो ए और बी दोनों कथन सही है। यूराल और काकेशस एशिया को यूरोप से अलग करती है, ठीक है। और यूराल और काकेकस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 110 की ओर देखते हैं। 110 में दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप देखें तो इसमें हमने देखे एशिया का, तो बोर्नियो द्वीप क्या है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद सुमात्रा है, उसके बाद होन्सु है, सुलावेसी है, जावा है, लुजाओन है, मिंडनाओ है, ताइवान है, क्यूशू है, शिकोकू है, हेनान है। ये सब क्या है? एशिया का प्रमुख झील है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बोर्नियो झील सबसे बड़ा झील है एशिया का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 111 की ओर। इसमें कहा गया 111 में कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य एशिया का हिस्सा है? तो मध्य एशिया का हिस्सा के बारे में कहा गया है। देखिए मध्य एशिया का हिस्सा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, नहीं अफगानिस्तान मध्य एशिया का हिस्सा नहीं है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ये सभी है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का हिस्सा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 2 4 5 6 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अफगानिस्तान मध्य एशिया का हिस्सा नहीं आता है, ठीक है। एशिया की निम्नलिखित कथनों पर क्या है? एशिया की निम्न नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे बड़ा उसके बाद छोटा। सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे बड़ी नदी कौन है? तो एशिया में सबसे लंबी नदी आपको यांगदीजी नदी होगा, ठीक है। पहले स्थान पर यांगदीजी नदी, उसके बाद आपको दूसरे स्थान पर पीली नदी आ जाएगा। एशिया में दूसरे स्थान पर पीली नदी है, तीसरे स्थान पर एशिया में सिंधु नदी है और चौथे स्थान पर हमारा गंगा है। यदि हम इसको मैच करें तो पीली नदी यांगदीजी, तो हम सबको पूछा सबसे लंबा पहले कौन है, सबसे बड़ा यांगदीजी, फिर पीली, फिर सिंधु, फिर गंगा। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या होगा? 4 2 3 1, 4 2 3 1, ठीक है। 4 2 3 1 मेरा सही आंसर होगा। 4 2 3 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से कितनी धाराएं अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं? तो अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन सा है, ये प्रश्न है। तो अटलांटिक महासागर की धारा है जो उपरोक्त में सभी है, ठीक है। अटलांटिक महासागर की धारा सभी है, कौन कौन? ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 130 नंबर प्रश्न की हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कितनी धाराएं अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं? अटलांटिक महासागर की धाराएं हमको देखना है कौन कौन सी हैं। तो देखिए, गल्फ स्ट्रीम, कैनारी स्ट्रीम और लेब्राडोर धारा और बेंगोला की धारा, ये सभी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है 114 नंबर प्रश्न में खाड़ी है और जल निकाय को जोड़ने वाले स्थान है, उसको देखना है हमको। चलिए हम वो देखने की कोशिश करेंगे। इसमें है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी कहाँ से कहाँ? तो बोथनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर से मिलती है, बाल्टिक सागर से बोथनिया की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी प्रशांत महासागर से मन्नार की खाड़ी, ठीक है। पनामा खाड़ी हिंद महासागर से, और मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी कहाँ से है? अटलांटिक महासागर से। तो इस प्रकार यदि हम मैच करें तो कौन सा हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में 115 क्यों चलते हैं। सही समेत कौन सा युग्म है? तो इसको इसको देखें, बैकाल, बैकाल झील, बैकाल झील रूस में है, गलत। बैकाल झील रूस में नहीं है दोस्तों। बैकाल झील आपको कहाँ मिलेगा? तो बैकाल झील है जो हमसे कह रहा है प्रश्न पूछा है कि प्रश्न दिया गया है युग में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। सो प्रश्न दिया गया है, इसमें कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो ठीक है, बैकाल झील रूस में है, बिल्कुल तो सही है। बैकाल झील रूस में है, वही तो हम भी कहें। बैकाल झील रूस में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मलावी कनाडा में, ये गलत है। मलावी कनाडा में नहीं है दोस्तों। मलावी है मलावी, मंजावी और तंजानिया में पड़ा जाता है। विनीपेग कनाडा में स्थित है, तो विनीपेग भी आपको कनाडा में पड़ता है। और टिटिकाका बोलीविया और पेलेरूबी में होता है। विनीपेग है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया था, ये कथन दिया हुआ है, तो ये कथन भी गलत है, जब कनाडा में पाया था, कनाडा में, अमेरिका में नहीं। तो इस प्रकार कौन कौन से कथन गलत है? 2 और 3 गलत है, बाकी 4 और 1 सही है। टिटिकाका बोलीविया और पेरू में, तो 2 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों 116 की ओर। एशिया के निम्नलिखित देशों पर विचार करें और चुने के दिए गए देशों में से कितने देश स्थल रूप देश है, कितने देश स्थल रूप है, ये प्रश्न दिया गया है। तो यदि हम देखें इसमें, तो एशिया में कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और लाओस, ये सभी स्थल रूप देश हैं। तीनों के चारों स्थल रूप देश है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एशिया में कुल 12 देश ऐसे हैं जो स्थल रुद्ध है, ठीक है। 12 देश कौन कौन? उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, नेपाल, भूटान और अजरबैजान। ये 12 देश जिसकी सीमाएं कोई भी समुद्री सीमा से नहीं लगती है, और वैसे सीमाएं जिसकी समुद्री सीमा से नहीं, उस स्थल देश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 117 की ओर। 17 में कहा गया निम्नलिखित देशों को अवरोही क्रम में समझाना, अवरोही क्षेत्रफल के अनुसार सजाना है। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो सबसे पहला कौन होगा इसमें से? तो इसमें से सबसे पहला स्थान पर कौन होगा? ब्राजील होगा, ब्राजील। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत और उसके बाद अर्जेंटीना। अर्जेंटीना 8वें नंबर पर आएगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है।
देखिए 7-8 देशों का नाम है। सबसे पहले स्थान पर रूस, सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखता है रूस, फिर कनाडा रखता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका रखता है, फिर चीन रखता है, ब्राजील 5वें स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया 6ठे स्थान पर और भारत 7वें स्थान पर, अर्जेंटीना 8वें स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 118 की ओर। 118 में क्या कहा गया, क्या देख लेते हैं हम लोग। 118 में कहा गया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अमेरिका का घास का मैदान नहीं है। तो दक्षिण अमेरिका अभी हमने बताया था, दक्षिण अमेरिका का घास का मैदान कौन नहीं है, तो ये पुछताछ है जो न्यूजीलैंड का है। पुछताछ दक्षिण अमेरिका का, हंगरी में पुछताछ हंगरी का एक विशाल घास का मैदान है, ठीक है पुछताछ। जबकि कैंपोज, लानोस और पंपास दक्षिण अमेरिका का घास का मैदान है। तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल 3 सही आंसर होगा, पुछताछ भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 119 को चलते हैं दोस्तों। 119 में दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कुछ कथन दिए हुए हैं, इसमें से विचार करना है हमें। तो हम लोग देखते हैं, इस कथन को हम लोग देखेंगे। चिनूक रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर चलने वाली स्थानीय ठंडी हवा है। तो रॉकी पर्वत की, ठीक है, तो चिनूक है रॉकी पर्वत की स्थानीय गर्म हवा है, और जबकि ठंडी हवा बोल रहा है, तो ये गलत है, स्थानीय गर्म हवा है, तो ये गलत है, ठीक है। और नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच स्थित है, तो ये भी गलत है दोस्तों। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच नहीं है, वह किसके बीच है, अमेरिका और कनाडा के बीच है नियाग्रा जलप्रपात। तो ऑप्शन 2 भी कथन गलत है। तो कथन 1 भी गलत है और 2 भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ना तो 1 ना तो 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्राजील में कॉफी बागानों को फेजेंटा कहा जाता है। तो क्या यह कथन सत्य है, कहा जा रहा है असत्य कथन को चयन करना है। तो बिल्कुल सही है, ब्राजील में कॉफी के बागानों को अजेंडा कहा जाता है, फजेंटा कहते हैं, सही है। मिश्रित यूरोपीय, स्पेनिश और रेड इंडियन के वंशजों को मेस्टिजो कहा जाता है, तो ये भी कथन सही है। तो मैं यदि आंसर देखें तो 1 और 2 दोनों कथन असत्य है, असत्य नहीं है। कौन कह रहा है असत्य नहीं है, तो ना तो 1 असत्य है ना ही 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 121 की ओर। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन दिया गया है विश्व हाइड्रोजन के लिए। तो विश्व हाइड्रोजन है जो कब हुआ है, विश्व हाइड्रोजन आपको यह नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित किया गया है, बिल्कुल सही है। अब भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया है, ये भी कथन सही है। तो 1 और 2 कथन सही है, इस प्रकार ऑप्शन पर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 122 में। इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता हेतु पात्र होने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रवासियों के लिए कट ऑफ तिथि क्या निर्धारित की गई है। तो इन जगहों के जो नागरिक है उनको कट ऑफ तिथि कितना निर्धारित की गई है, तो वो है 31 दिसंबर 2014। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 31 दिसंबर 2014 है, 31 दिसंबर 2014 होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 123 में। विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। वन्य जीव अपराध रिपोर्ट में कहा गया है, कथन है, तो 7 कथन का चयन करना है। इसे जलवायु परिवर्तन के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। और वर्ष 2015 के इसके दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थी, तो ये कथन सत्य है। हमसे कहा गया है सत्य कथन चुनने के लिए तो केवल 2 कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 124 की ओर। फॉर्म 17C का संबंध किससे है, तो फॉर्म 17C का संबंध है क्या, प्रत्याशियों के देखिए जो इसमें है फॉर्म 17C मतदान केंद्रों पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से संबंधित है। मतदान केंद्र में जो है उसका मतों का लेखा जोखा से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। रुपए के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। तो रुपए के संबंध में क्या है दिया हुआ, तो रुपए है जो रुपए आपको रुपए को मार्च 2014 में लॉन्च किया गया था, ये बिल्कुल सही है। रुपए को मार्च 2014 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ये असत्य कथन है, रुपए को मार्च 2014 में लॉन्च नहीं किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो रुपए भारत का पहला वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क है और उसे NPCI द्वारा मार्च 2012 में लॉन्च किया गया था। रुपए को कब लॉन्च किया गया था, 12 में लॉन्च किया गया था। और रुपए भारत का पहला वैश्विक कार्ड भुगतान, ये सही है। रुपए भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम NCPI द्वारा का एक उत्पाद है, ये भी सही है। और ये 14 में नहीं 12 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में रुपए को भूटान, नेपाल,
यूएई, सिंगापुर सहित कई देशों में स्वीकार किया गया है, तो ये भी कदम सही है। तो आपसे पूछा है कौन सा कदम गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट भी चलते हैं दोस्तों 12 बिना के 14 में। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? गठबंधन का, सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बनने वाला देश कौन है? तो स्पेन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, स्पेन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 127 की ओर। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है? तो ईशान का पूर्ण विस्तार क्या होता है? ईशान का पूर्ण विस्तार होता है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 127 के बाद 128 की ओर। इसमें दिया गया है नॉर्वेस्टर अनुसंधान परीक्षण केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नॉर्वेस्टर के लिए भारत अपना पहला अनुसंधान परीक्षण केंद्र पुणे में स्थापित करता है। भारत अपना पहला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित करता है? पुणे में स्थापित करता है। ठीक है, कहाँ? पुणे में। तो ये कथन गलत है। ठीक है, अब भारत इसका उद्देश्य देश के पश्चिम भागों में आने वाले नॉर्वेस्टर तूफानों का पूर्वानुमान करता है, तो ये भी कथन गलत है। दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ना तो एक कथन सत्य, ना ही दो। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम है फ्रिज। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, फ्रिज है। और यदि कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से। फुबा बीजिंग 2008 का शुभंकर है। मराई टोबा टोक्यो 2024 का शुभंकर है। ओलंपिक फ्रिज पेरिस 2024 का ही शुभंकर है। और बेन लॉक लंदन ओलंपिक लंदन 2012 का शुभंकर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 130 में। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश का पहला एआई आधारित सरकारी टीवी चैनल डीडी न्यूज बनने जा रहा है। तो सरकारी टीवी चैनल है डीडी न्यूज एआई आधारित बनने जा रहा है। यह कथन सही है, तो यह कथन गलत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित एक एआई क्रिस और एआई भूमि संचार एंकर है, तो ये कथन सत्य है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है 130 के बाद 131 की ओर। इसमें दिया गया है कि 131 में बिहार के पद्मश्री कलाकार पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिहार के पद्मश्री कलाकार पुस्तक लेखक है अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें है 132 में 2024 का नटराज कला सम्मान प्राप्त करने वाले रंगकर्मी प्रधान रत्नेश्वर बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो रत्नेश्वर है जो बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये है आपको पूर्वी चंपारण से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, पूर्वी चंपारण से। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है इले लोबोटोलोक ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इले लोबोटोलोक ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, इंडोनेशिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए प्रेफायर नामक मिशन लॉन्च किया है? तो प्रेफायर नामक मिशन लॉन्च किसने किया है? तो प्रेफायर नामक मिशन लॉन्च किया है आपको नासा ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर में इसमें दिया गया है कि कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, यह समुद्री सड़क तथा रेलवे परिवहन नेटवर्क को एकीकृत करता है। ठीक है, तो यह कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ये कथन सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। केवल एक कथन सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर 35 नंबर प्रश्न की ओर 35 से 37 नंबर प्रश्न की ओर 35 हो गया, 36 नंबर प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसमें दिया गया है आरबीआई अपना लाभांश आवंटन अधिशेष के रूप में केंद्र सरकार को देती है। ये क्या है? कथन सत्य है। आरबीआई अपना लाभांश केंद्र सरकार को देती है, तो हमसे पूछा इसमें क्या, तो ये कथन सत्य नहीं है। हाँ, ये कथन सत्य होगा दोस्तों, देती है। ठीक है, हस्तांतरणीय अधिशेष निधि का निर्धारण डॉक्टर विमल जलान की अध्यक्षता वाली समिति ने वर्ष 2019 में किया था, ये भी सही है। और समिति की सिफारिश के अनुसार आकस्मिक जोखिम बफर आरबीआई की कुल परिसंपत्तियों का 5.5% से 6.5% के बीच होना चाहिए, तो ये भी कथन सही है। तो ये हम देखें तो 1 2 3 तीनों का 3 कथन सही है। तो हमसे पूछा है
कि कौन सा कथन असत्य कथन का चयन करें, तो उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ड्रोन दीदी योजना है जो आपको किस मंत्रालय का है? कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के हैं। कौशल विकास तो उद्यमिता मंत्रालय का ड्रोन दीदी योजना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 में है कि ये जो सेल है, सेल सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। सेल सुरंग, सेला सुरंग, तो क्या ये कथन सत्य है? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों, और इसका निर्माण BRO द्वारा पीर पंचाल क्षेत्र के में किया गया था, तो ये कथन गलत है। तो कौन सा कथन होगा? केवल एक कथन सत्य है, असत्य कथन को चुन रहा है, तो असत्य कथन 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। और सेला सुरंग है जो दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है, जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा 1300 फीट 13,000 फीट के से अधिक ऊंचाई पर किया था, और ये कह रहा पीर पंजाल क्षेत्र में नहीं। और ये जो हाल ही में ये जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा अधिकारित देश में सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की है। ठीक है। एक सुरंग एक की लंबाई 980 मीटर है, जबकि दूसरी की लंबाई कितना है? 155 मीटर है। प्रधानमंत्री बस 2024 में इसका उद्घाटन किया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पीर पंजाल क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 139 में है 77 में कौन सी फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अनसुईया सेनगुप्ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 130 से 40 की ओर। इसमें दिया गया है कि सागा दावा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो सागा दावा त्योहार है आपको सिक्किम से संबंधित है, सागा दावा त्योहार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 140 से 141 की ओर। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGM ईरान के चबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? ईरान के चबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल है? उस टर्मिनल का क्या नाम है? तो उस टर्मिनल का नाम है आपको शहीद बेहेस्टी टर्मिनल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 142 नंबर प्रश्न की। यदि आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल से हिस्ट्री का पूरी चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर पढ़ना चाहते हैं, वो भी प्रीवियस प्रश्न के रूप में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर सारी वीडियो उपलब्ध है तीनों हिस्ट्री का। और इसी प्रकार भारतीय संविधान से भी पूरी वीडियो उपलब्ध है, पूरे संविधान का पूरे पाठ का, और आपको वो भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में मिलेंगे, प्रीवियस प्रश्न के रूप में। आप जाकर जरूर देख सकते हैं दोस्तों। और BPSC की जो तैयारी है उसमें और मजबूती आपको प्रदान होगी यदि आप देखेंगे तो, और आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। आपका स्कोर बढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है दोस्तों। आप जरूर जाकर उसे देखें, मुझे विश्वास है आप देखेंगे तो आपको उससे लाभ मिलेगा ही। तो जरूर जाकर देखें दोस्तों, और इसे पढ़ें और ये सेट लगाएं, आपको बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों ग्रुप में खूब शेयर करें, जहाँ ग्रुप है सभी जगह शेयर कर दें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा लेना। ठीक है, तो ऑप्शन तो हम लोग आगे चलते हैं 143 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? तो अंटार्कटिक संधि में भारत का जो स्थान है वो कौन है? मताधिकार के साथ, अंटार्कटिक संधि में भारत का स्थान क्या है? तो मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 143 की ओर। कुछ कथन दिए हुए हैं, ठीक है। कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। भारत के पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है, तो ये कथन गलत है। इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 45 में। इसमें दिया गया है विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है तब, तो विश्व मधुमक्खी दिवस आपको 20 मई को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रकार यदि मैच करें 2, 4, 1, 3 हो दोस्तों। विश्व मधुमक्खी दिवस का 20 मई को, विश्व मधुमक्खी 20 मई को, विश्व थायराइड दिवस आपको 25 मई को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय डेंगू दिवस
कब मनाया था? 16 मई को। और राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस 21 मई को मनाया था। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। 2 4 1 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नहीं, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 2 4 1 3। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 146 में दिया गया है कि बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस जिले में चालू हो गया है? बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस जिले में है? बांका जिले में चालू हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है टू लैम्प इसको मैच करना है दोस्तों, मैचिंग करें हम। यदि हम मैच करें, इसमें दिया गया है टू लैम्प क्या है? तो वियतनाम के राष्ट्रपति का नाम है, वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम्प है जॉन स्लेवेन। जॉन स्लेवेन क्या है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। जॉन स्लेवन, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान। लुइस अबिनादर क्या है? तो यह वियतनाम के राष्ट्रपति है, लुइस अबिनादर। ठीक है, वियतनाम के राष्ट्रपति है लुइस अबिनादर कौन है? तो लुइस अबिनादर है डोमिनिकन रिपब्लिकन का राष्ट्रपति है, डोमिनिकन रिपब्लिकन का राष्ट्रपति है। और आंद्रेई बेलोसाउ तो यह का रूस के रक्षा मंत्री है। तो इस प्रकार मैच करें 3 1 2 4 3 1 2 4 मेरा सही आंसर होगा। 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में क्या है? आगे हम देखिए, इसमें दिया गया है हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है? तो 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया किसके द्वारा? तो वो कौन सा देश के द्वारा? जापान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 149 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें दिया गया है लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये कथन गलत है। उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय द्वारा पहल है। तो दोनों कथन गलत है दोस्तों, ना तो एक सही ना ही दो सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें दिया गया 77वीं स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई है? नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, जिनेवा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। इसके साथ ही पार्ट नंबर 10 का पूरी 150 प्रश्न का मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें। और यदि आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।